तो सिर्फ 5 मिनट लूंगा। आप में से कौन ऐसा है जिसने टेस्ट नहीं दिया था संडे को? सबने दिया था? ऐसा कैसे? ऐसा क्यों? ठीक है, ओके सर। अगला टेस्ट आपका एक्सेप्टेबल दिया था। ठीक है, हाँ सॉल्यूशंस वाला। ठीक है, कल की क्लास किससे मिस हुई थी? देख ली थी पक्का पूरा? न्यूमेरिकल्स जो उनसे थे वो ट्राई करे थे, बाकी नहीं? चलिए, आज की क्लास में जो भी न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, सेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होंगे। आप लोगों के पास मॉड्यूल है, हालांकि वही मॉड्यूल का लिंक जो सा है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग चाहो तो दोबारा से उसको मॉड्यूल को निकाल सकते हो। आज आप लोगों के ग्रुप पर मैंने ऑलरेडी एक फाइल शेयर करी है जिसके अंदर लास्ट ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और एक और फाइल तो आपके कंप्लीट सेट ऑफ नोट्स की है जो कि हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी। तो वो जो फाइल मैंने शेयर करी है उसके अंदर पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी हैं, तो रिक्वेस्ट करूंगा जैसे ही सोल्यूशन कंप्लीट हो रहा है पास्ट ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपका संडे को मेजर टेस्ट है 40/70 वाला। तो आपके लिए, उसके लिए अगर सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो और कॉन्फिडेंट हो तो आपके न्यूमेरिकल्स करना बहुत जरूरी है, और पास्ट ईयर क्वेश्चंस तो मेरे हिसाब से हो ही जाने चाहिए। दैट इज अ इम्पोर्टेंट टूल। अभी हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और वेंट ऑफ फैक्टर के क्वेश्चंस की डिस्कशन कर रहे हैं। हमने कॉन्सेप्ट जब सीखा, दोबारा से बता दूं, तो पहले हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सीखी, फिर हमें रियलाइज हुआ कि वेंट ऑफ फैक्टर भी कहीं ना कहीं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को एनहांस कर देता है, जिसकी वजह से हमने वेंट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस करके ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को समझा। जब हमारी डिस्कशन हुई थी तो हमने बोला था कि हम क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करते हैं और क्वेश्चन ही हमें बता देता है इसमें वेंट ऑफ फैक्टर लगेगा या नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज रीड करना आना हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अक्सर जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है सोल्यूशन चैप्टर में, वो प्रेशर वाले क्वेश्चन में होती है या वेंट ऑफ फैक्टर आइडेंटिफाई करने में होती है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये दोनों कंफ्यूजन में आता है, पहला वेंट ऑफ फैक्टर भी और प्रेशर भी। तो प्रेशर का क्वेश्चन जब आप हेनरीज लॉ कर रहे थे, जब आप रॉल्स लॉ कर रहे थे, तो कहीं ना कुछ टर्मिनोलॉजी क्लैरिटी में आ गई थी। फिर भी अगर दोबारा क्लियर कर दूं तो बात को समझिएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नॉन वॉलेटाइल सल्यूट पर लगेंगी, लेकिन वहीं पर आपके पास अगर नॉन वॉलेटाइल सल्यूट नहीं है तो या तो वो गैसियस सॉल्यूट की बात कर रहा होगा, या तो वेपर फेज में वेपर प्रेशर वाले एक सॉल्यूट की यानी वॉलेटाइल सॉल्यूट की बात कर रहा होगा। जहां पर आपको सोल्यूट सॉल्वेंट यानी दो चीजों के वेपर प्रेशर प्योर स्टेट पर, इम्प्योर स्टेट पर, या टोटल प्रेशर जैसी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी तो रॉल्स लॉ का क्वेश्चन है। जहां पर गैस इज डिसॉल्व्ड, हेनरीज कांस्टेंट निकालना या उसकी वैल्यू की बातें की जाएंगी, वो हेनरीज लॉ का क्वेश्चन है। और वहीं पर जहां नॉन वॉलेटाइल सल्यूट मेंशन होगा, वेपर स्टेट या वेपर प्रेशर एट प्योर स्टेट फॉर अ सॉल्वेंट मेंशन होगा, या सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना या पूछा जाएगा, या टिपिकली लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग जैसी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होंगी, वो आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का क्वेश्चन होने वाला है। अब पॉइंट आता है वेंट ऑफ फैक्टर का क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई करना है। पहली चीज, वेंट ऑफ फैक्टर को मैं दोबारा से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, जहां आई की वैल्यू 1 और जहां पर आई की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1। अगर आप क्वेश्चन में क्लैरिटी से रीड करते हो नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सल्यूट, तो साफ साफ मीनिंग है क्वेश्चन बिलोंग करता है ऐसी कैटेगरी को जहां पर वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या है, 1। दूसरा पार्ट, जहां कहीं पर बायोमोलिक्यूल इस्तेमाल में आ जाए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या कोई और भी, तो भी आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सल्यूट से आएगा, और क्योंकि वो नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सल्यूट से आएगा, दोबारा से आई की वैल्यू क्या होगी, 1। इसके अलावा अब जरा इस कैटेगरी की बात कर लें। कहीं क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसोसिएशन कांस्टेंट, केबी, केए, पीकेबी, पीकेए, या आपके लिए डिसोसिएशन परसेंटेज, एसोसिएशन परसेंटेज, व्हेन इट फॉर्म्स डाइमर, व्हेन इट फॉर्म्स ट्राइमर, पॉलीमर, ऐसे क्वेश्चंस में लैंग्वेज दी जाएगी तो आपके लिए आई की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होगी। इसी तरह से
अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट दे दिया जाए NaCl, MgCl2, Na2SO4, MgSO4, CaCl2, तो भी I की वैल्यू आप उसमें 100% डिसोसिएशन मान कर लेंगे। यहां लिखा हुआ मिल जाए I इक्वल्स टू इतना, तो भी I की वैल्यू 1 ना लेकर कुछ और लेंगे। लेकिन अगर ये टर्मिनोलॉजी ना हो, या AB2 AB4 दे रखा हो, AB6 दे रखा हो, और बाकी ये टर्म्स ना मेंशन हो, उस केस में I की वैल्यू क्या लेकर चलोगे? क्वेश्चन की अप्रोच में कंफ्यूज नहीं होना। लैंग्वेज आपको साफ साफ बता देगी I की वैल्यू 1 है या नहीं। मान लो आपको पता चल गया I की वैल्यू 1 है, उस पॉइंट पे या तो फॉर्मूला I के साथ लिखो और फिर नीचे लिखो फॉर अ नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सल्यूट I इक्वल्स टू 1, और फिर उसको यूज कर लो। या डायरेक्टली ही बिना I की वैल्यू लिखे, या आपके फॉर्मूला में बिना I इस्तेमाल करे, पाई इक्वल्स टू ICRT ना लिखकर सिर्फ पाई इक्वल्स टू CRT लिखकर आप फॉर्मूला को यूज करते हुए क्वेश्चन करेंगे, देन इट इज ऑल्सो ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपके लिए कहीं ना कहीं ये प्रिविलेज है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सेपरेटली एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विद वेंटो फैक्टर सेपरेटली पढ़ाया भी जाए, दिखाया भी जाए, क्वेश्चन में पूछा भी जाए। बट अगर मेच्योरिटी कॉल की बात करोगे, तो आप अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्लस वेंटो फैक्टर पढ़ते हो तो क्वेश्चन की अप्रोच बेटर क्लियर हो जाती है। फिर भी आप दोनों तरीके से पढ़ सकते हो। अब हम जरा क्वेश्चन की लैंग्वेजेस समझते हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड लगा रखे हैं। मैं अभी सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ने जा रहा हूं। जब भी मैंने आपके साथ मेन क्लास डिस्कस करी थी, तब भी मैंने एक क्लास में आखिरी के 15-20 मिनट सिर्फ क्वेश्चन की अप्रोच देखी थी, सिर्फ लैंग्वेज रीड आउट करवाई थी, ताकि पता चल सके क्या चीज कैसे लिखी गई है। बात को एक पॉइंट में समझ जाइए, अप्रोच ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो अगर वेंटो फैक्टर का क्वेश्चन नहीं है, फिर तो भैया फॉर्मूला बेस में 5 वैल्यू में से 4 गिवन होंगी, 5वीं निकालनी होगी, चाहे डायरेक्ट वैल्यू चाहे इनडायरेक्ट वैल्यू। डायरेक्ट वैल्यू तो मोलालिटी पूछ ले, इनडायरेक्ट वैल्यू तो मोलालिटी ना पूछकर मास पूछ ले या मॉलिक्यूलर मास पूछ ले। तो मोलालिटी पहले निकालोगे, फिर मोलालिटी की टर्मिनोलॉजी पुट करके मोल्स निकालोगे, फिर मोल्स की टर्मिनोलॉजी पुट करके क्या निकालोगे? मास या मॉलिक्यूलर मास। दिस इज इनडायरेक्ट फॉर्म। लेकिन अगर वेंटो फैक्टर का क्वेश्चन है, तो आन्या बात को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत स्ट्रेट लैंग्वेज में एक चीज बोल रहा हूं और ये माइंड में फिट कर लेना। ईदर द क्वेश्चन विल बी आइडेंटिफाइंग मास, मॉलिक्यूलर मास, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो कहीं ना कहीं आई का इस्तेमाल होगा, या निकालकर फिर इस्तेमाल होगा, या डायरेक्टली देकर इस्तेमाल होगा। बट अगर क्वेश्चन में वो टर्म्स पूछी गई हैं जो आइडेंटिफिकेशन है वेंटो फैक्टर की, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, पार्शियल डिसोसिएशन, पार्शियल एसोसिएशन, के ए के बी के सी, कुछ भी, क्या बोल रहा हूं माधव, जो वैल्यूज आपकी आइडेंटिफिकेशन है वेंटो फैक्टर के क्वेश्चन की, अगर वो पूछी गई हैं, तो उसमें सबसे पहले वेंटो फैक्टर की वैल्यू निकलेगी, और तभी आप उससे फर्दर अप्रोच करेंगे। यानी जो आपको बता रहा है कि वेंटो फैक्टर इंक्लूड होगा, उसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालोगे? वेंटो फैक्टर खुद। समझ रहे हो बात को? यानी अप्रोच क्लियर है, वेंटो फैक्टर का क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं वेंटो फैक्टर से आगे जाना है, तो वेंटो फैक्टर की वैल्यू निकालना कंपलसरी है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अब जरा क्वेश्चंस की लैंग्वेज पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, लैंग्वेज हो सकता है पहली लाइन पढ़ने पे ही क्लैरिटी दे दे, और हो सकता है लास्ट लाइन पढ़ने तक क्लैरिटी आने में टाइम लगे। तो ऐसा इम्पेशेंट नहीं होना कि पता नहीं मुझसे नहीं हो रहा। रीड द क्वेश्चन थॉरोली, एनी पार्ट ऑफ क्वेश्चन कैन आंसर वेंटो फैक्टर 1 है या नॉट इक्वल टू 1। तो उस पॉइंट पर सबसे पहले पढ़ते हैं 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सल्यूट। मेरे से तो आगे क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं जा रहा। क्यों नहीं पढ़ा जा रहा करमन? नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सल्यूट, और नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सल्यूट का मतलब I1
यानी वेंटो फैक्टर की वैल्यू 1। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। क्या आगे पढ़ूं? नहीं पढ़ूं। चलो आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग फॉर्मूला AB2 एंड AB4। भैया ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं AB2 और AB4। तक सही था बिल्कुल, AB2 AB4 मन में चल रहा था शायद वेंटो फैक्टर लगे ना लगे, लेकिन इसी स्टेटमेंट ने क्लैरिटी दे दी। ये मैंने कहा था AB2 AB4, लेकिन क्यों कहा था उसका आंसर देता हूं। AB2 AB4 यानी मतलब है ए एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। आपके स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स तब बनते हैं जब आपका कैटायन ग्रुप 1 या ग्रुप 2 का होता है और कुछ हद तक ग्रुप 13 का होता है। लेकिन जब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आती हैं तो हम डी ब्लॉक वाले होते हैं, और डी ब्लॉक वाले जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं वो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स। तो अगर लैंग्वेज में कहीं पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन जैसी टर्मिनोलॉजी नहीं है तो पक्का ये क्वेश्चन वेंटो फैक्टर की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 कैरी नहीं कर रहा। आप पूरा का पूरा क्वेश्चन भी रीड कर लेंगे, आपको कहीं पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसोसिएशन कांस्टेंट जैसे टर्म्स नहीं मेंशन मिलेंगी। और क्योंकि वो टर्म्स मेंशन नहीं है, साफ साफ क्लैरिटी है, AB2 and AB4 never give the point where Vento factor is not equal to 1. You can only take Vento factor equal to 1. I hope clear है। हाँ जी सर। नहीं, अगर आप आई की वैल्यू 1 पुट कर रहे हो तो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सल्यूट बोल रहे हो, और भैया लिखना ही क्यों है नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सल्यूट? दो लाइनें क्यों खराब करते हो? आप आई को बिना इस्तेमाल करे चलो ना। आपको आई की वैल्यू 1 पता है, चिल्लाना क्यों है? हमारी अप्रोच में था ना, हमने जब सीखा पहले भी और आज भी, हमारे को क्लैरिटी क्वेश्चन को देखने में वाइब्रेंसी मिल रही है। वेयर आई इज 1, वेयर आई इज नॉट 1। इफ यू नो आई इज 1 तो बिना वेंटो फैक्टर वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना। पक्का? चलिए इससे आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर। हे भगवान, वेपर प्रेशर आ गया तो वेपर प्रेशर में या तो रॉल्ड्स लॉ या हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ वेपर प्रेशर लैंग्वेज नहीं यूज करता, पक्का वो यूज करता है पार्शियल प्रेशर या प्रेशर अप्लाइड। पक्का हेनरीज हटा दें, वेपर प्रेशर। चलो दोबारा से पढ़ते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, प्योर प्योर स्टेट रॉल्ड्स में भी इस्तेमाल होती है और रिलेटिव लोअरिंग में भी इस्तेमाल होती है। रीड करते हैं, एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.85 बार अ नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट। दो वर्ड्स हैं, पहला वर्ड नॉन वॉलेटाइल यानी सॉल्यूट का वेपर प्रेशर नहीं होने वाला। तो क्या ये रॉल्ड्स लॉ का क्वेश्चन होगा? नहीं। मेरे कह रहा सर ऊपर देख लो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लिखा है, लेकिन ये सिर्फ मैंने लिखा है, पेपर में नहीं लिखा हुआ मिलने वाला। यहां पर ये क्वेश्चन क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के ऊपर है, साफ साफ क्लियरिटी है कि यहां पर वेंटो फैक्टर, सॉरी वेंटो फैक्टर कह रहा हूं, यहां पर रॉल्ड्स लॉ का क्वेश्चन नहीं है। किसका क्वेश्चन है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसके बाद नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड का मतलब क्या हुआ? वेंटो फैक्टर। पक्का आइडेंटिफिकेशन हो रही है क्वेश्चंस की। चलिए इससे आगे बात करते हैं। 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन। मेरा तो मन यहीं पर रुकने का कर रहा है। प्रोटीन क्या है? बायोमोलिक्यूल। अभी कुछ देर पहले टेस्ट ही देकर आए होंगे। तो बायोमोलिक्यूल, और बायोमोलिक्यूल्स में वेंटो फैक्टर। आई होप ये बात क्लियर है। पक्का? चलिए आगे चलते हैं। 2 ग्राम of benzoic acid when dissolved in 25 gram of benzene shows a molar depression of 1.62 Kelvin, where molar depression constant is 4.9 Kelvin kg per mole. Calculate the percentage association when it forms dimer. पूरी लाइन नहीं है, सिर्फ आखिरी लाइन। हाँ या ना? सर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2.12। ठीक, चलो तो यहां पर क्लियर सी ये लाइन, परसेंटेज एसोसिएशन और डाइमर। सर परसेंटेज एसोसिएशन, कंप्लीट एसोसिएशन बोला उसने? नहीं, तो नहीं होगा जो आप बोल रहे हो, ठीक है ना। अभी तो सिर्फ इसमें पता चला आई इज नॉट इक्वल टू, और दूसरा पॉइंट पता चला आई कैन बी लेसर देन। ठीक है,
पक्का। इसमें ये जब क्वेश्चन अभी डिस्कस करूंगा ना, करवाऊंगा, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, हालांकि मेन क्लास में भी बताई थी, हाउ टू चेक योर क्वेश्चन इफ यू आर मूविंग करेक्ट और नॉट। ठीक है, तो आएंगे अभी वापस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2 I इक्वल्स टू 2 पॉइंट, चलो ना मेंशन हो तो क्वेश्चन के लैंग्वेज में कहीं पर नहीं लिखा हुआ वेंटो फैक्टर है या नहीं, लेकिन सलमान ये चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है क्या, CaCl2 इज अ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। तो अगर ये मेंशन नहीं होता तो आप क्या करते, CaCl2 को तोड़ते, Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, और इनिशियली 1 0 0, और कहीं ना कहीं कंप्लीट डिसोसिएशन 0 1 एंड 2, तो I इक्वल्स टू 1 प्लस 2 बाय 1 क्या हो जाता। बट अब क्योंकि मेंशन है 2.47 तो हमें 2.47 लेना है, लेकिन कल को कहीं पर कंप्लीट डिसोसिएशन लिखा हो या ना मेंशन हो तो टेक्निकली आपको आई निकालकर इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी के साथ एक 1 मार्कर क्वेश्चन भी बनता है और बहुत टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है, विच ऑफ देम वुड हैव हायर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। समझना, 1.1 मोलर NaCl सोल्यूशन, 0.1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन, तो साफ साफ आंसर आता है NaCl सोल्यूशन डिसोसिएशन दिखाता है, आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 दिखाता है, तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन भी बढ़ जाएगी और एलिवेशन भी बढ़ जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर आप बात करते हो दूसरे सोल्यूशन यानी ग्लूकोज सोल्यूशन की, तो वहां पर आई की वैल्यू क्या होती है 1, और अगर गलती से कार्बोक्सिलिक ले ले तो क्या हो जाएगी और भी कम। पक्का बात समझ में आती है। तो ये लैंग्वेजेस हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 19.5 grams of CH2FCOOH is dissolved in 500 grams of water. The depression in freezing point of water observed is 1 degree Celsius. Calculate the Vento factor. अब तो ये खुद ही चिल्ला रहा है। और फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फ्लोरोएसिडिक एसिड। बेटा बच्चा कहता है सर वेंटो फैक्टर और डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो बेटा ध्यान से बात को समझना, वेंटो फैक्टर अल्फा निकाल कर देता है और डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर आपको याद हो, अभी इस क्वेश्चन में डिस्कस करते हुए करवा दूंगा, तो हमने फॉर्मूला निकालते हैं C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, लेकिन सब कुछ लिखना होता है, और फिर उसमें C जो कि कंसंट्रेशन आप इस्तेमाल कर रहे थे वो, और अल्फा जो यहां से यूज करते हुए निकाला वो यूज करके आप क्या निकाल दोगे, Ka निकाल दोगे। पक्का। तो अभी तक जो भी क्वेश्चन देखा, आई होप सारों की लैंग्वेज आमने सामने है। ये वही क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके किसी पेपर में आ रखे होंगे या आगे वाले पेपर्स में आएंगे या कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। दीज क्वेश्चंस कम डायरेक्टली, बट लैंग्वेज चेंज हो सकती है थोड़ी सी, हो सकता है वैल्यूज चेंज हो, लेकिन इंप्रेशन ऑफ क्वेश्चन रिमेन्स द सेम। पक्का बात समझ में आती है, क्वेश्चन आगे पीछे नहीं होने वाले। तो आई होप, मैं जरा वापस चले जाऊं, चलिए अब एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दूंगा और एक्सपेक्ट करूंगा आप लोग कंप्लीट करें, तो प्लीज ध्यान देना। इस क्वेश्चन में एक बड़ी अच्छी लैंग्वेज है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी इंग्लिश सिखा रही है, तो किसी का अगर चाइना जाने का मन ना हो या नीट में जीत ना मिले या जेई में जीत ना मिले, तो सीयूईटी ही हमारा सहारा। तो उस सीयूईटी के अंदर सेक्शन 1 है इंग्लिश का, वर्बल एप्टीट्यूड वाला, तो वो वर्बल एप्टीट्यूड की जब आप बात करते हो तो इंग्लिश अपने आप में मस्ट हो जाती है। तो वहां पर इंग्लिश की जब आप बात करोगे तो यहां पर एक पॉइंट लिखा गया है, लोअर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.40 केल्विन। लैंग्वेज कहती है लोअर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट टू का मतलब वहां पर पहुंचे। तो भैया आपको इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट पता होना चाहिए, फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट आपको गिवन है, तब आप डेल्टा टीएफ निकालेंगे। यानी जब लिखा होगा 2 तो वो है फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट, जहां पर आप पहुंच गए सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन लिखा हुआ है बाय। बाय का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट, या आपका कह सकते हो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। पक्का ना, लैंग्वेज के ऊपर चलें तो चलो ध्यान से एक एक चीज लिखते हैं, कहीं पर कोई डेटा मिस मत करना, क्योंकि ये जब भी क्वेश्चन बनेगा 2 मार्क का बनेगा, अब 3 मार्क का नहीं बनेगा। तो 2 मार्क के क्वेश्चन में 2 मार्क पाने के लिए डेटा आधा मार्क दिलवा देता है, करेक्ट आंसर विद यूनिट आधा मार्क दिलवा देता है,
बीच की वर्किंग जो आप आगे पीछे वाले से पूछ कर लिखते हो वो 1 मार्क दिलवा देती है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूट, तो मास ऑफ सोल्यूट दैट इज 1 ग्राम इज डिजोल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट पता है कौन है, तो कितना, 50 ग्राम। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40 केल्विन, तो डेल्टा टीएफ कितना हो गया, 40 केल्विन। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट यानी केएफ इज 5.12 केल्विन केजी पर मोल। फाइंड द मॉलिक्यूलर मास, तो सबसे पहले फॉर्मूला यूज्ड आपने लिखना है। अब लिखने को तो डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू आई के एफ एम भी लिखा जा सकता है, और डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू के एफ एम भी लिखा जा सकता है। मैं जो यूज कर रहा हूं उसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल रहा हूं या बॉक्स में डाल रहा हूं। क्यों मैंने बॉक्स में पुट करा, क्योंकि भाई साहब हमारे पास लैंग्वेज थी नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूट, तो जो आपने अक्षत मेरे से पूछा था मैं यही फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, मैं ऊपर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर ही नहीं रहा, मैं लिख ही नहीं रहा। तो यहां पर अब अप्रोच में समझिए, आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मॉलिक्यूलर मास डायरेक्ट तो नहीं है, तो जरूर मोलैलिटी से निकलेगा। मोलैलिटी निकालोगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, फिर मॉलिक्यूलर मास तक पहुंचोगे। तो यहां पर अगर हम वैल्यूज पुट करते हुए चले, तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू आपके पास है 0.40 इक्वल्स टू 5.12 इंटू एम, तो एम आपके पास हो गया 0.40 अपॉन में 5. मोलालिटी के फॉर्मूला को ओपन करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, पहले एक बार लिख लें। 0.40 अपॉन में 5.12, तो नंबर ऑफ मोल्स मुझे तो पता नहीं, लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हमारे पास है 50 ग्राम। देखो बेटा मैं यहीं पर कर लूं क्योंकि केजी में चाहिए, तो 50 अपॉन में 1000, 0.050, कोई दिक्कत तो नहीं। हालांकि डायरेक्टली इस्तेमाल करना चाहते तो आप कर सकते थे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, पक्का। अब यहां से नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 0.40 अपॉन में 5.12 इंटू 0.050, और फिर नंबर ऑफ मोल्स वाले फॉर्मूला को अनिकेत हम लोग ओपन कर लें। 0.40 अपॉन में 5.12 इंटू 0.050, तो गिवन मास अपॉन में, अच्छा गिवन मास नहीं, हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो गिवन मास हमारे पास कितना है, अपॉन में 0.40 अपॉन में 5.12 इंटू 0.050, या मॉलिक्यूलर मास हमारे पास हो जाएगा 5.12 अपॉन में 0.40 इंटू 0.050, और ग्राम पर मोल या म्यू लिख सकते हो। तो ये आपके पास वैल्यूज बनी। प्लीज देख लीजिए क्वेश्चन को, फाइल शेयर कर दूंगा, तो प्लीज रिक्वेस्ट है इसको थोरोली रीड कर रहे हो ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकूं। क्वेश्चंस इजी हैं, लैंग्वेज पता होनी चाहिए तो चीजें आसान हो जाती हैं। कैलकुलेटर यूज कर लो, इसको बाद में कर लियो, पहले दो क्वेश्चन देख ले। कर दूं स्क्रॉल, कर दूं ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले एक सेकंड के लिए इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूं, इससे नेक्स्ट करवा रहा हूं, फिर इस पे वापस आऊंगा। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार।
a non-volatile, non-electrolytic solid weighing 0.5 gram when added to 39 gram of benzene. Molecular mass भी given है. Vapor pressure of solution then is 0.845 bar. What is the molecular mass of solid substance यानी solute? मैं क्वेश्चन को एक बार दोबारा से बोल रहा हूं, बात को समझिएगा. कभी कभार हमें कंफ्यूजन होती है, मॉलिक्यूलर मास सॉल्वेंट का किसी क्वेश्चन में मेंशन होता है, किसी में नहीं मेंशन होता, या इवन हम भी क्वेश्चन में करते हुए किसी जगह पर मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं, किसी जगह पे नहीं लिखते. तो प्रेजेंस ऑफ माइंड ध्यान से यूज करते हुए आप ऑब्जर्व करिए, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूलर मास की जरूरत कहां पड़ेगी? मोल्स निकालने के लिए. और सॉल्वेंट के मोल्स सिर्फ किस फॉर्मूला ऑफ कंसेंट्रेशन में यूज होते हैं? मोल फ्रैक्शन में. अदरवाइज मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही तो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं. तो जब आपका मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होगा, मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ साथ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट भी लिखना है. लेकिन जहां पर आपके पास मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला इस्तेमाल में नहीं आ रहा, आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट लिखना अवॉइड कर सकते हैं. तो आज ये क्वेश्चन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का है. तो बेटा जहां मास ऑफ सॉल्यूट लिखो उसी के नीचे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, जहां मास ऑफ सॉल्वेंट लिखो उसी के नीचे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन की डिमांड क्या है. आज तो खैर मॉलिक्यूलर मास निकालना है सॉल्यूट का, बट कल को दिया भी होता तो साफ साफ नीचे लिखना. क्यों? ताकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट वहीं पर क्या कर सको? कैलकुलेट कर सको. पक्का? ये छोटी छोटी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखा रहा हूं, ऑब्जर्व करवा रहा हूं, और प्रेजेंटेशन को लिखते हुए कैसे यूज करना है वो बता रहा हूं. तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, तो बेटा पी नॉट बी लिख लूं एट अ सर्टेन टेम्परेचर. फिर अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, नॉन इलेक्ट्रिक सोल्यूट वेइंग 0.5 ग्राम, तो मास ऑफ सोल्यूट 0.5 ग्राम व्हेन एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन. तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट तो बेटा निकालना ही है, मैंने इस पे आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया. मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट कौन है? बेंजीन. शिवांगी कह रही है क्यों लिख रहे हो? शिवांगी, बाय चांस मॉलिक्यूलर मास ना गिवन हो तो बेंजीन यहीं पर देखकर मैं मॉलिक्यूलर मास निकाल सकूं, विच इज 39. तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 78. उसके बाद वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, तो पी सोल्यूशन विच इज इक्वल टू 0.845 बार. अब प्लीज फॉर्मूला टू बी यूज्ड मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं क्योंकि पता चल चुका है वेंटो फैक्टर. तो साफ साफ पी नॉट ऑफ बेंजीन माइनस पी ऑफ सोल्यूशन अपॉन में पी नॉट ऑफ बेंजीन इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. अब वैल्यूज पे आ जाएं, तो बेटा 0.850 माइनस 0.845 अपॉन में 0.850 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकलेगा. और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को सपोर्ट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन भी यही निकाल लें. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट गिवन मास अपॉन गिवन मासेस मॉलिक्यूलर मासेस, तो 0.5 आया. तो आगे चलकर 0.005 अपॉन में 0.850 इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यानी 0.005 अपॉन में 0.850 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस 0.5. दोनों को रेसिप्रोकेट कर दें तो 0.850 अपॉन में 0.005 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस 0.5 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
यहाँ 0.850 अपॉन में 0.005 इक्वल्स टू 1 + 0.5 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और इसको आप पूरा आगे चलकर सॉल्व करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएंगे। प्लीज किसी के माइंड में चल रहा हो कि सर जब आपने हेनरीज लॉ का क्वेश्चन करवाया था तब तो आपने निग्लेक्ट करवा दिया था, यहां क्यों लेकर चल रहे हो? तो बेटा यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो डेसिमल डेसिमल में कुछ 17 वैल्यू आ रही है, ये वाली की, ऊपर वाले की नहीं, ये वाले की। तो 17 वैल्यू कहीं पर नेग्लिजिबल नहीं है, समझ रहे हो? यहाँ इवन 1/17 वैल्यू भी नेग्लिजिबल, तो वहां करोगे जहां नेग्लिजिबल होगा, यहां नेग्लिजिबल नहीं है। तो बेटर आंसर इसी तरीके से निकलेगा, रेसिप्रोकेट करके निकलेगा, थोड़ी सी मैथ्स लगेगी। तो कृपया करके विटामिन मैथ्स की 2 गोली रात को सोने के बाद और 2 गोली उठने से पहले खा लेना, गीले पानी के साथ। चलो जल्दी से देख रहे हो क्या? प्लीज। सर वॉइस नहीं आ रही। सर म्यूट पर हो आप। सॉरी, दोबारा से बोल दूं। 2 एलिमेंट्स A and B form compounds having molecular formula AB2 and AB4। जब कभी बेटा आपके पास 2 कंपाउंड्स या 2 कंडीशंस या 2 कंटेनर ऐसा कुछ हो कंपैरिजन के तौर पर, तो सबसे अच्छी चीज है इनको कंपैरिजन की फॉर्म में ही लिख लो। ऐसे क्वेश्चन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जनरली एक सेल और दूसरे सेल के बीच में, या एक सेल की अलग कंसेंट्रेशन और उसी सेल कांस्टेंट में दूसरी कंसेंट्रेशन डालने के केस में, या आपका केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन में 40 मिनट पे, 70 मिनट पे, 30% पे, 80% पे, उन कंडीशंस के कंपैरिजन की जब बात की जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा जब आप दोनों को पैरेलली लिख लोगे। पता चल जाएगा दोनों को एंड में डिवाइड करके आंसर आ रहा है, दोनों में से किसी एक की वैल्यू दूसरे में पुट करने पे आंसर आ रहा है, यानी उन दोनों के बीच में एक ब्रिज ढूंढकर उसको यूज करने में आंसर आ रहा है, सामने दिख जाना है। तो यहां पर सबसे पहले आपने लिखा AB2 और फिर लिखा AB4। अब कोई ऐसी टर्म्स भी हो सकती हैं जो कॉमन हो, तो कृपया करके थोड़ी सी इंक को यूज करते हुए दोनों जगह लिख लेना, कंजूसी मत करना। लिखते हैं 2 elements A and B form compounds having formula AB2 and AB4 when dissolved in 25 gram of benzene।
दोनों को ही डिसॉल्व कर रहे हैं, तो यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट कौन है, कितना, फिर दोबारा से मास ऑफ सॉल्वेंट कौन है, कितना, 20 ग्राम्स। 1 ग्राम ऑफ AB2 लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3 केल्विन। तो बेटा मास ऑफ सोल्यूट कितना, लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय, तो डेल्टा, इसी तरह से मास ऑफ सॉल्यूट AB4 कितना है, कितना लोअर करा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि बेटा वो सॉल्वेंट का है तो दोनों में सेम ही रहेगा, KF इक्वल्स टू 5.1 केल्विन पर मोलल और KF इक्वल्स टू 5.1 केल्विन पर मोलल। फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी। सर सॉल्यूट पढ़ाते पढ़ाते AB2 बोलते बोलते, AB4 बोलते बोलते, मॉलिक्यूल बोलते बोलते मॉलिक्यूलर मास निकालने को बोलते ना, एटॉमिक मास क्यों निकालने को बोलते। मैंने कहा मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते, कहते हाँ सर बहुत आसान है, डेल्टा TF दे रखा है, KF दे रखा है, मोलालिटी निकालता। मोलालिटी निकालने के बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट में मास ऑफ सॉल्वेंट पुट करता, नंबर ऑफ मोल्स निकालता। नंबर ऑफ मोल्स आने के बाद गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास पुट करता, गिवन मास 1 ग्राम को यूज करके मॉलिक्यूलर मास निकाल लेता, आ जाता। तो मैंने कहा फिर क्या दिक्कत, कहता है एटॉमिक मास है। तो मैंने कहा अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हो AB2 का, तो क्या मैं उसको A+2B लिख सकता हूं, और मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हो जो कि न्यूमेरिक टर्म है AB4 का, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं। आपने कहा हाँ। तो मैंने कहा बचपन में क्या इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं पढ़ा, पढ़ा है। तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके क्या बी की वैल्यू निकलती है, और जब एक जगह पे बी की वैल्यू आ जाएगी किसी एक इक्वेशन में पुट करके क्या ए की वैल्यू आएगी, तो ऑटोमेटिकली ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। तो एक थोड़ा सा स्टेप आगे है क्वेश्चन में, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत क्लियर है। दोनों को इस्तेमाल करते हुए आगे चलो और फिर अप्रोच कंप्लीट करो। मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवा रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप लोग करेंगे। अच्छा प्लीज एक पॉइंट यहां पर और ऐड कर दूं, आप इससे आगे का फॉर्मूला अगर यूज करते हो तो प्लीज नोटेशन सही दीजिएगा। WB अपॉन में MB इंटू MA वाला जो सा फॉर्मूला बनता है वो नोटेशन सही के साथ तब यूज करना, नहीं तो जैसे बता रहा हूं वैसे यूज करना, क्योंकि नोटेशन अगर आपने गलत कर दी तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप मेरे से पूछते हो सर हम नोटेशन वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी में ऑलरेडी आपको वो फॉर्मूला इलेबोरेट करके लिख दिया है। एनसीईआरटी में KBMB लिखा गया है और मोलालिटी को ओपन भी कर दिया, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। तो टेक्निकली वो पूरा का पूरा फॉर्मूला जो इलेबोरेटेड फॉर्म में है आप वो इस्तेमाल करें तो चल जाएगा, लेकिन नोटेशन सही होनी चाहिए। WB सोल्यूट के लिए इस्तेमाल होता है, MB मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए A यूज होता है सॉल्वेंट के लिए। प्लीज इस बात को समझते हुए करिएगा, नहीं तो भैया ऐसे चल लेना, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक उसमें हुई तो सारे मार्क्स जाएंगे, यहां जिस स्टेप में कैलकुलेशन मिस्टेक हुई वहां ऑनवर्ड्स मार्क्स जाएंगे। मतलब अक्षय कहता सर मेरी तो सिर्फ पहले स्टेप में कैलकुलेशन में मिस्टेक थी, नीचे के तो मार्क्स दे देते। तो भैया जहां मिस्टेक हो गई ना वहां से ही सारी गलती मानी जाती है और उसके बाद मार्क्स नहीं मिलते। लेकिन उससे पहले कोई गलती नहीं करी हुई और फाइनल स्टेप में गलती हुई तो शायद आधा 1 मार्क कटेगा, स्टेप्स मिल जाएंगे। तो कोई बच्चा ऐसा होता है ना जो मैथ्स पढ़ रहा होता है, वो कहता है सर स्टेप्स के मार्क्स तो मिलने चाहिए। तो बेटा स्टेप्स के मार्क्स भी जहां से गलती शुरू होती है उसके बाद से मिलना बंद हो जाते हैं। ठीक है, सर प्लीज दो छोटी छोटी सी चीजें हैं,
अभी तक आई होप 12 साल के अंदर या पौने 12 साल के अंदर आपने अपना फेवरेट पेन तो आइडेंटिफाई कर लिया होगा। कोई ऐसा तो नहीं है जो स्टेशनरी शॉप पे जाता है बोर्ड के एग्जामिनेशन या किसी भी एग्जामिनेशन से पहले, भैया 5 पेन लेने हैं, एक ये दे दो, एक ये दे दो, एक पिंक वाला दे दो, एक पोकीमोन वाला दे दो, एक कोई और दे दो। ऐसी चॉइस है ना तो भैया कट लगा दो अपने आप को। अभी भी अगर किसी के साथ ऐसा नहीं हो रखा है कि उसने अपने सिलेक्टेड पेन या पेन की चॉइस नहीं करी है, तो भैया 2 4 5 अच्छे तरीके के पेन उठा के लेकर आओ, और उसके बाद जो ग्रिप अच्छी है, जिसको आपको कंफर्ट आता है, उस पेन की जिसमें आदत आ जाए या आपके हाथों में आदत आ जाए, उस पेन को मार्केट में जाकर 10 15 20 25 जैसे आपको लगता है आप इस्तेमाल कर सकते हो, दे सकते हो, लेकर आ सकते हो, उतनी क्वांटिटी में ले आओ। और फिर लाने के बाद भी सुन लो, 30% हर पेन को लिख लो। कोई ऐसा कहता है सर मैं पेन लेकर आया था, सॉरी मैं किसी के प्लीज सेंटिमेंट्स पे नहीं बोल रहा हूं, किसी ने मेरे को बोला, उसने पेन को देख लिया, इसके अंदर जादुई पावर आ गई, अब सारा कुछ लिखा जाएगा और लिखने में, तो उसी दिन पेन इस्तेमाल करूंगा जिस दिन पेपर करूंगा। तो भैया उस दिन पता चले पेन ही ना चले, ठीक है ना। तो पेन चलाकर जरूर देखना है। और मैं ऐसा प्लीज क्यों बोल रहा हूं 70% पेन रखकर 30% चलाना है। भैया 30% रहोगे तो दिक्कत हो जाएगी, पेपर पूरा हो या ना हो पता नहीं, लेकिन 70% पेन बचा होगा ना तो यूज हो जाएगा। और 30% क्यों यूज करवा रहा हूं, क्योंकि पेन का फ्लो बन जाता है। आप कभी भी नया पेन इस्तेमाल करोगे, फ्लो बनने में वक्त लगता है, 30% पेन में फ्लो बन जाता है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। लाइकवाइज पेपर भी अगर आप करने लगते हो तो ऑलवेज स्टार्ट योर न्यूमेरिकल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। पेज छूट रहा है, वेस्ट कर रहे हो, कहीं पर बोर्ड वाले आपसे पैसे मांगने आएंगे, लाइनें छोड़ने के पैसे मांगेंगे नहीं, तो बेटा क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद 2 से 3 लाइनें छोड़ देना। इतनी भी मत छोड़ देना कि टीचर बोले भैया आप तो पेपर ही नहीं करा हुआ, 2 लाइनें छोड़ना। उसके बाद हमेशा न्यूमेरिकल लेफ्ट हैंड साइड से। भैया केमिस्ट्री में 3 से 4 न्यूमेरिकल दिखेंगे, लेकिन बायो फिजिक्स के अंदर, मैथ्स के अंदर, सब जगह पे यार आपके पास न्यूमेरिकल्स या ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पे कैलकुलेशन। अब आन्या बोल रही है सर क्यों लेफ्ट हैंड साइड से, ये कोई मंत्र वगैरह है, शॉर्टकट है, कोई आपने जादू वगैरह करवा रखा, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करने का पर्पस है, जब आप क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड पे कर रहे हो, पेज खत्म हो गया और आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो रहे हो, तो बार बार टर्न करने में डेसिमल वैल्यू आगे पीछे हो जाती है, 6 9 बन जाता है, 9 6 बन जाता है। वो चीज नहीं होगी, वो आमने सामने रहेगी और लिखने में चीजें करेक्ट रहेंगी। इसके एक और साथ में डूइंग रफ वर्क, ना कोई शीट फालतू लोगे, ना अपने क्वेश्चन पेपर पे लिखोगे, और कहां लिखोगे, एग्जैक्टली सामने सामने क्वेश्चन करा आपने और साइड में लाइन डालकर वहीं पर रफ वर्क लिखो। क्यों बोल रहा हूं, बाय चांस इफ इन केस रफ वर्क में कैलकुलेट करी हुई वैल्यू सही थी और आप यहां पर आते आते गलत लिख गए, गलत लिखे हुए को तो मार्क्स डिजर्व नहीं होते, बट कभी कभार टीचर लीनियंसी के अंदर, यार इसने ना यहां से कैलकुलेट करते हुए लिखने में ना गलती करी है, चल यार ये डिजर्व नहीं करता, 1 मार्क कटना चाहिए, मैं आधा काट देता हूं। तो ऐसा भी होता है भैया। जो कहता है ना कि मेरे तो 23 नहीं बनते, तो 18 के बाद सबके 23 बना दिए जाते हैं। और कोई कहता है ना मेरे 16 नहीं बनते, तो सबके 9 बना दिए जाते हैं। ठीक है ना। मॉडरेशन पॉलिसीज किसी चीज का नाम होता है, वो लगे या ना लगे, कितनी ज्यादा लगे कितनी कम लगे नहीं पता, वक्त बताएगा वो आपके टाइम पर क्या होता है। लेकिन ये छोटे छोटे से एलिमेंट्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और एटलीस्ट उस बच्चे के लिए तो इंपॉर्टेंट है जो 95 से 100 की जर्नी अचीव करना चाहता है। देयर इज नो डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ अ स्टूडेंट हु इज स्कोरिंग 95 और इज स्कोरिंग 100। इंटेलिजेंस का कोई फर्क नहीं है, किसी का एक क्वेश्चन गलत तो किसी का एक क्वेश्चन सही, किसी की एक केयरलेस मिस्टेक तो किसी की एक केयरलेस मिस्टेक ना होना, किसी का एक तरीका गलत लिखना, किसी का एक एरो गलत लगना, बस इससे ज्यादा फर्क नहीं है 95 100 के बीच में। लेकिन सिर्फ वो फर्क को पूरा केयरलेस मिस्टेक्स ना करें, उसके लिए बहुत जरूरी है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो रिवीजन के अंदर विद द टाइम बताता रहूंगा। और सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है ये याद दिला दो, रिवीजन स्टार्ट हो चुकी है। तो कोई अगर रुका पड़ा है, जिसने अपनी रिवीजन पैरेलली स्टार्ट नहीं करी है, तो एक छोटी सी चीज को समझ लेना, नो मैटर यू वॉक स्लो और फास्ट, यू आर इन अ मोशन, यू विल अचीव समथिंग। बट इफ यू आर स्टैंडिंग एट रेस्ट, दुनिया आपके आगे से कब निकल जाएगी आपको पता भी नहीं होगा, आप नहीं चल रहे होंगे। कभी भी खड़ी हुई गाड़ी, चाहे लेक्सस हो चाहे मर्सिडीज हो, वो किसी को डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचाती।
हमेशा, चाहे 3 व्हीलर हो, ई रिक्शा हो, साइकिल हो, चलती हालत में होगा ना, तो ही वो डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा। तो यू नीड टू स्टार्ट योर रिविजन, छोटा छोटा, थोड़ा थोड़ा, कम कम शुरू कर दो, वरना कब लाइफ से चीनी कम हो जाएगी पता भी नहीं चलना। ठीक है ना? तो प्लीज रिक्वेस्ट है, आज टॉन्ट पे टॉन्ट पढ़ रही हैं तो कोई बात नहीं, पढ़ने दो, जिसको जिसके जहां पर दिल पे लग रही है अच्छी बात है ना? नहीं तो कभी तो लग जाएगी। देख लो प्लीज। इससे पहले आपकी लगे, कोई बात दिल पे लगे, है ना? सर जेई मेंस का फॉर्म निकल चुका है, बता दूं, जो लोग मेरे पास यहाँ पर ग्रेड मास्टर के अंदर एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हैं, उनका जेई मेंस का पूरा वो आ चुका है, क्या कहते हैं, मॉक टेस्ट का। ठीक है ना? तो अगर आप में से कोई जो मेरे पास जेई मेंस की प्रिपरेशन नहीं कर रहा है मेरे सेंटर पर, वो फिर भी अगर मॉक टेस्ट देना चाहता है तो मेरे से या रिसेप्शन पे कंसल्ट कर सकता है। इफ दे आर एनरोलिंग फॉर अ क्रैश कोर्स, देन इट इज absolutely complimentary, but if they are not enrolling into any crash course or any as such, तो वो एटलीस्ट मॉक टेस्ट ले सकता है। मैं वहां पर बात दोबारा से बोल दूं, मैं दोनों के लिए चीजें बोल रहा हूं। इफ आई एम स्टैंडिंग इन बिटवीन एंड बीइंग अ ब्रिज बिटवीन यू एंड ग्रैंड मास्टर, डेफिनेटली आई विल बी होल्डिंग मैक्सिमम डिस्काउंट्स विच आई कैन प्रोवाइड। ये कहने की भी मुझे जरूरत नहीं है, मैं आपका बेनिफिट सोचूंगा, फिर चाहे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कुछ भी क्यों ना हो। समझ रहे हो बात को? बहुत क्लैरिटी में ये चीज बोलता हूं और ये मीन भी करता हूं। तो प्लीज, अगर आपको लगता है आपको किसी चीज की जरूरत है, चाहे क्रैश कोर्स की, चाहे इस चीज की, तो आप कर सकते हो। अच्छा, एक और बात बोल दूं, नीट का एस्पिरेंट बोर्ड के एग्जाम देने के बाद भी क्रैश कोर्स ले सकता है, क्योंकि बेटा पेपर है मई के अंदर। जेई मेंस का एस्पिरेंट ये अगर सोचकर बैठा है कि बोर्ड के एग्जामिनेशन के बाद कोई क्रैश कोर्स होगा, तो जेई मेंस का कोई क्रैश कोर्स नहीं होता। जो क्रैश कोर्स करवा रहा है वो सिर्फ क्रैश करवा रहा है, कोर्स नहीं करवा रहा है। ठीक है? तो ये बात को समझ के चलिएगा, क्योंकि 8 दिन में कुछ ना होने वाला। या तो आप सुनोगे, या तो आप देखोगे, या तो आप लिखोगे, या तो आप करोगे। करने वाली सिचुएशन में हो नहीं 2 साल से, तो सिर्फ देखोगे, सुनोगे, करोगे कुछ नहीं, और कर भी नहीं कुछ पाओगे। ये फैक्ट है, बहुत तगड़ा फैक्ट है। बट अगर लगता है तो दिसंबर ऑनवर्ड्स कोई सोचता है करने को, तो भैया दिसंबर एंड जनवरी के अंदर एक क्लास 11th या 12th में से एक क्लास कंप्लीट होती है, और जैसे जिस दिन बोर्ड्स का एग्जाम खत्म करके आओगे, जो 7 या 8 दिन मिलेंगे उसमें दूसरी क्लास कंप्लीट होती है। तो तब फिर भी हो सकता है। अदरवाइज सोचोगे भैया 11th एंड 12th तो 97 चैप्टर हैं, कितने घंटे हैं आपके पास और कितना डिवोट करोगे नहीं पता चलेगा। कर दूं स्क्रॉल? चलिए चलिए प्लीज, आई होप इस क्वेश्चन की बात करें तो आपके पास वॉल्यूम दे रखी है सोल्यूशन की, मास ऑफ सल्यूट दे रखा है, ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, और मॉलिक्यूलर मास दे रखा, निकालना है। तो आपके लिए कहीं ना कहीं पाई इक्वल्स टू सीआरटी का फॉर्मूला, मैं प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं। कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इससे नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन, तो गिवन मास आपके पास है तो क्या आ जाएगा? तो आई होप पुट कर सकते हो। चलो इसको यहीं पर इलेबोरेट करके लिख दें, तो पाई इक्वल्स टू सी आर टी एन बाई वी आर टी। नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम लोग ओपन करें तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 1/वॉल्यूम इंटू आर टी, या मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में पाई इंटू 1/v इंटू आर टी। आई होप वैल्यूज पुट करके बात हो जाएगी। गिवन मास आपके पास है, वॉल्यूम आपके पास है, प्रेशर बार में, तो आर की वैल्यू 3 वैल्यूज होती हैं आर की, वैसे तो 4 होती हैं बट 3 भी मानकर चले। तो बार में, एटमॉस्फेयर में और जूल केल्विन इनवर्स में, केमिकल काइनेटिक्स का जब भी क्वेश्चन होगा एनर्जी वाला,
जूल केल्विन यूनिवर्सल ही लगेगी। जहां प्रेशर इस्तेमाल हो रहा है वहां पर एटीएम भी लग सकता है और बार भी, क्योंकि वैल्यू बार के अंदर थी तो आपको बार वाली यूज करनी है। एटीएम में पास्कल में एमएम ऑफ एचजी में होती तो उसके हिसाब से यूज करते। कंसंट्रेशन, हाँ तो वही है ना, ये देख ये सेम था। मैंने तो सिर्फ डालकर जानबूझकर दिखाया कि सपोज आप ऐसे भी कर रहे हो तो भी वैल्यूज पुट कर सकते हो। सिंस आई वॉज नॉट इंटेंटफुल कि मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूं, मैं चाहता था कि आप करें, तो मैंने सिर्फ क्या करा यहां पर इलेबोरेट करके सीधा का सीधा वैल्यूज पे छोड़ दिया। सिर्फ मोलारिटी निकालो फिर उसके बाद आगे जाओ, चलेगा। ठीक है, चलिए प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। हालांकि ये क्वेश्चन अगर आपके पास मेन वीडियोस भी हैं तब भी मिलेगा, ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, बट फिर भी दोबारा से करवा रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर एक डिटेल्ड अप्रोच है। क्वेश्चन को जरा दोबारा से रीड करते हैं और उस इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। 2 grams of benzoic acid dissolved in 25 grams of benzene shows a depression in freezing point equal to 1.62 Kelvin. Molar depression constant for benzene is 4.9 Kelvin kg per mole. What is the percentage association of acid if it forms dimer in solution? मेरा हम लोगों ने क्लियरली बोला था अगर जो टर्म्स बताती हैं वेंटो फैक्टर लगेगा वो मांगी जाएगी तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, वेंटो फैक्टर। यानी ये क्वेश्चन की अप्रोच से क्या निकलेगा, वेंटो फैक्टर। यानी बाकी सारी टर्म्स गिवन होंगी मोलालिटी निकालने के लिए, टीएफ की यानी डेल्टा टीएफ की, केएफ की, सब वैल्यूज तुम्हारे पास होंगी, दिखाई देगा भी। चलो एक एक करके जरा वैल्यूज लिखते हैं। 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, तो मास ऑफ सॉल्यूट बेंजोइक एसिड 2 ग्राम। बेटा सल्यूट है तो मॉलिक्यूलर मास साथ में लिख लें, बेंजोइक एसिड C7H6 7 into 12 plus 6 into 1 plus 2 into 16 सम करोगे तो 120। मास ऑफ सॉल्वेंट बेंजीन कितना है बेटा, तक्ष में यहां पर मॉलिक्यूलर मास नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मेरा क्वेश्चन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का है। आई होप ये बात क्लियर है। लिखना चाहो आप लिख सकते हो, सिर्फ अपने आप को प्लीज करने के लिए, टीचर को नहीं चाहिए। क्लियर है बात। इसके बाद आप देखते हो डेल्टा टीएफ 1.62 केल्विन, केएफ 4.9 केल्विन केजी पर मोल। तो मैं यहां पर सबसे पहले बात करूं फॉर्मूला टू बी यूज्ड। अक्षित अब देख बेटा, डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू आई के एफ, खुद ही क्या लगा दिया, आई लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने बता दिया था, चुपके से कान में बोल दिया था कि भैया आई लगेगा, पहले से ही आप लगाकर रखना। क्लियर है। तो अब यहां पर सबसे पहले डेल्टा टीएफ की वैल्यू इज 1.62, आई केएफ की बात करें, या चलो पहले मैं मोलालिटी निकाल लूं जैसे हम लोग करते हैं, क्वेश्चन को शॉर्टकट नहीं मारते। तो यहां पर मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ इन केजी। तो बेटा यहां पर ही लिख लूं 25 अपॉन में 1000 यानी 0.025 केजी। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा, वो भी नीचे निकाल लूं क्योंकि यहां पर चीजें हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स विच इज गिवन मास अपॉन गिवन मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास कितना है। पक्का सॉल्व करो, नहीं करो चलेगा, मैं कहता हूं कि सॉल्व मत करिए क्योंकि कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाता है। हालांकि सीबीएसई का पेपर है, कैंसिल नहीं करने देंगे, तुम्हारी मैथ्स भी टेस्ट करेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो आप लेके चल सकते हो। तो इस टाइम पर मोलालिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, तो यहां पर आप लिख सकते हो 2 अपॉन में 122 इंटू 0.025 मोल पर केजी।
मोलालिटी आ गई। अब आप इसके बाद डेल्टा टीएफ पे जाते हो, तो डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू डेल्टा टीएफ की वैल्यू है हमारे पास 1.62, 4.9 इंटू 2 अपॉन में 122 इंटू 0.025 इंटू आई कोने में लगा दिया मैंने। तो यहां पर आई इक्वल टू 1.62 इंटू 122 इंटू 0.025 अपॉन में 4.9 इंटू 2। तो बेटा जब आप सॉल्व करोगे वैल्यू आएगी 0.504। मैं सुबह सुबह रट कर आया था, अन्या यही कह रही है। तो आई की वैल्यू आई 0.504। अब पॉइंट यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, इतना लंबा क्वेश्चन करने जा रहे हो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हो, टेस्ट तो होना चाहिए कि क्वेश्चन सही है या नहीं। बात को ध्यान से समझ लेना। अज्यूम 100% एसोसिएशन। 100% एसोसिएशन के केस में अगर डाइमर बनेगा तो आई की वैल्यू आती है हाफ, 0.5 आती है। यानी समझ जाइएगा, अगर 0.5 और 1 के बीच में वैल्यू आ रही है तो आप डाइमराइज कर रहे हो और पार्शियली एसोसिएट कर रहे हो। क्योंकि परसेंटेज एसोसिएशन अनिकेत पूछी गई है, जरूर पार्शियल एसोसिएशन होगी, और डाइमर वर्ड बोला गया है तो 0.5 और 1 के बीच में। क्या मेरा आंसर 0.5 और 1 के बीच में है? तो मैं सही जा रहा हूं। बाई चांस कल को माही ये ट्राइमर होता, तो ट्राइमर का मतलब 3, 100% एसोसिएशन का मतलब 1/3। तो उस टाइम पे वैल्यू 0.33 से लेकर 0.5 के बीच में होती तो पार्शियल एसोसिएशन, और 0.33 होती तो प्रिसाइजली 100% एसोसिएशन। पक्का बात समझ में आती है? इसी तरह से सपोज टेट्रामर होता तो आई की वैल्यू होती 1/4 यानी 0.25। अगर एग्जैक्टली 0.25 होती तो 100% एसोसिएशन, 0.25 से लेकर 0.33 तक होती तो पार्शियल एसोसिएशन। तो ये पॉइंट्स अपने माइंड में रखिएगा क्वेश्चन को चेक करने के लिए। 0.5 एंड बियॉन्ड डाइमर, 0.33 से 0.5 तो ट्राइमर, 0.25 से 0.33 तो टेट्रामर। इसके बाद पेंटामर होगा तो 0.2 हो जाएगा, एंड लाइकवाइज उससे आगे आप अपनी मैथ्स चला सकते हो। आई होप इतनी बात क्लियर है। अब आपने आई की वैल्यू निकाल ली, मैंने तब भी यही बोला था, आई की वैल्यू निकालोगे फिर ही आगे जाओगे। और आगे कहां जाना है? डाइमर पे परसेंटेज एसोसिएशन। तो भैया जो हमने केसेस पढ़े थे वेंटो फैक्टर में, वो केस लिखना जरूरी है। बेंजोइक एसिड तो C7H6O2 डाइमराइज हो गया। आप इसकी जगह पे बीए भी लिख सकते हो, इसकी जगह पे एसिड भी लिख सकते हो, चलता है। इनिशियली 1-0 और पार्शियल एसोसिएशन 1 माइनस अल्फा और अल्फा बाय, तो आई इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2 अपॉन में 1 प्लस 0, यानी 1 माइनस अल्फा बाय, और इधर वैल्यू पुट करोगे तो अल्फा आएगा 0.992। अब क्योंकि आपको एसोसिएशन परसेंट निकालना है, बात को ध्यान से समझिएगा। डिग्री ऑफ एसोसिएशन का मतलब है एक यूनिट में कितना एसोसिएशन हुआ। एक यूनिट में हुआ 0.99, और परसेंट क्या होता है 100 यूनिट में। तो मल्टीप्लाई किससे कर दूं? 100 से। तो आंसर आ जाएगा 99.2%। तो ये आपका आंसर रहेगा 99.2% का। पक्का? 2 मिनट लगाकर देख लो, एक क्वेश्चन लेकर चलूंगा, थोड़ा सा 10 मिनट क्लास एक्सटेंड करूंगा, लेकिन वो क्वेश्चन करवाने का मतलब है आप सारे के सारे कंप्लीट कर सकते हो। बाद में देख लेना, वक्त अच्छा होना चाहिए। चलो।
प्लीज रीड कर लो। एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, करोगे आप ही, लेकिन मुझे वो डिसोसिएशन कांस्टेंट वाला केस लेकर चलना है। हालांकि एनसीईआरटी में इसके बाद एक और क्वेश्चन है 0.6 ml वाला, उसमें भी डिसोसिएशन कांस्टेंट इस्तेमाल होता है, एनसीईआरटी का लास्ट एग्जाम्पल है, वो भी करिएगा। उसमें बच्चा अक्सर कंफ्यूज हो जाता है, हालांकि बहुत बेसिक है। सोल्यूट के वॉल्यूम दे रखी है और साथ में डेंसिटी दे रखी है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास आ गया अपने आप में और उससे क्या निकल जाएंगे, मोल्स निकल जाएंगे, तो उसमें ज्यादा दिक्कत है नहीं। बट कभी कभार लगता है कि भाई ये क्या हो गया, और कृपया करके सोल्यूशंस को मत देखिएगा। कहां पर, उसके अंदर, बुक के अंदर, उसके अंदर आप एक्स के बीच में कंफ्यूज हो जाएंगे, वैसे ही एक्स बहुत दिक्कत वाला होता है। ठीक है, चलिए वापस आ जाएं। चलिए सर, ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आप लोग देख सकते हो तो आपके पास डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2 यानी मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। तो टेक्निकली मास ऑफ सोल्यूट कहां से निकलेगा, मोल से, और मोल्स कहां से निकलेंगे, कंसंट्रेशन से। और यहां पर सारी की सारी वैल्यूज पुट करके आप अप्रोच कर सकते हो। तो पाई इक्वल्स टू आई इंटू CRT है। अब इसमें से C की वैल्यू निकालिए, C से नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू निकालिए, मोल नंबर ऑफ मोल से क्या निकालो, ये। तो आई होप ये क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, बैक एक्सरसाइज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। इसके बाद इससे आगे चले तो ये क्वेश्चन मैं कह रहा था, इसमें मुझे लास्ट की अप्रोच पे आना है। फिर दोबारा से क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से रीड करोगे तो कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर और साथ में डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो तक डिसोसिएशन कांस्टेंट की अगर आप बात करते हो तो डिसोसिएशन कांस्टेंट आपके लिए क्या है, केसी। यहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि ये बताता है वेंट ऑफ फैक्टर लग रहा है, क्या निकालना पड़ेगा, वेंट ऑफ फैक्टर। अब ऑब्जर्व करिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज में चीजें लिख लेते हैं। 19.5 ग्राम्स ऑफ फ्लोरो एसिडिक एसिड, तो मास ऑफ सॉल्यूट is dissolved in 500 grams of water, तो मास ऑफ सॉल्वेंट यानी पानी कितना। अब ध्यान से देखो, यहीं पर मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है, लिखने का पर्पस है डायरेक्टली आपके पास मॉलिक्यूलर मास निकाला जा सकता है। तो F का प्लस ट्वाइस ऑफ कार्बन प्लस 3 टाइम्स ऑफ H प्लस ट्वाइस ऑफ ऑक्सीजन, तो आई होप सबको ऐड करके निकाल सकते हो। तो निकाल भी लें तो 19 प्लस 24 प्लस 3 प्लस 32, तो आपके पास आएगा 78। पक्का। अब इससे आगे बात करते हो तो द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ऑब्जर्व्ड इज 1 डिग्री, तो डेल्टा TF इज 1 डिग्री। बेटा सेल्सियस हो या केल्विन हो, डेल्टा का वैल्यू सेम रहता है। पक्का। अब यहां पर वाटर है तो आपको KF, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अदरवाइज KF पेपर में मेंशन्ड होगा, और वो KF जो सा होगा दैट इज 5.2 केल्विन पर मोलर। तो बेटा अगर आप यहां पर डेल्टा TF इक्वल्स टू I इंटू KFM लगाते हो, पहले यहां से मोलालिटी निकल जाएगी बेटा, मास ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो टेक्निकली आपके पास क्या आ जाएगी, मोलालिटी। KF की वैल्यू आपके पास है, TF की वैल्यू आपके पास है, तो I आ जाएगा, हाँ या ना। अब जब आपने I निकाल लिया, अब अप्रोच कैसे करोगे, क्योंकि बेटा इसने डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है, तो साफ साफ ये डिसोसिएट कर रहा है। हालांकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये दोनों क्वेश्चंस में लाई कर सकता है, ये पोलैरिटी दिखा सकता है H प्लस तोड़कर डिसोसिएशन दिखाकर, और एसोसिएशन करके डाइमर ट्राइमर भी बना सकता है। पीछे भी तो था ना, बेंजोइक एसिड फॉर्म्स डाइमर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को देखना है, यहां क्या है, डिसोसिएशन। तो देखो कैसे, CH2F
COOH, आपने इसको पानी में डाला और ये टूटा CH2F COO माइनस प्लस H3O प्लस, या मैं H प्लस लिख लूं और ये यहां से H2O गायब कर देता हूं, वरना कंफ्यूजन रहेगी। ओके, अब यहां पर इनिशियली 1 0 0, उसके बाद इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। अब अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन C, तो बेटा C 1 माइनस अल्फा, तो C अल्फा लिख सकता हूं। हालांकि हम ये नहीं लिखते, हम दोबारा से लिखते हैं, बट मैंने यहीं पर लिख दिया, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ऊपर वाली अप्रोच से I की वैल्यू हो गई 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन में 1, यानी 1 प्लस। अब इस I की वैल्यू में या इस फॉर्मूला में I की वैल्यू पुट करके आप क्या निकाल लेंगे? अल्फा। और ये जो नीचे लिखा हुआ है उसमें KC लिखोगे तो concentration of CH2F COO minus into concentration of H plus अपॉन में concentration of CH2F COO H, यानी C अल्फा डॉट C अल्फा अपॉन में C 1 माइनस, C से C कैंसिल, तो C अल्फा स्क्वायर अपॉन, यहां जिसको मैं सिर्फ C अल्फा स्क्वायर लिख सकता हूं। अब पॉइंट आता है, सर अल्फा तो हमने निकाल लिया, C कौन सा इस्तेमाल करोगे? तो बेटा ध्यान दीजिएगा, C को आप मोलैलिटी इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि कहां कैलकुलेट करी है आपने? तो इस क्वेश्चन में या इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में पहले मोलैलिटी निकालिएगा, फिर इसमें यूज करिएगा, क्योंकि मोलैलिटी बाद में भी इस्तेमाल होने वाली है। आई होप ये अप्रोच क्वेश्चन की क्लियर है। और ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए ये दोबारा से लिख लेना। पहले तो एक बार ये पहली 2 लाइंस इस्तेमाल करोगे आई निकालने के लिए, फिर दोबारा से इसी चीज को इस्तेमाल करोगे अलग से निकालेंगे। मैं लिख देता हूं एक सेकंड के लिए। मैं ये कह रहा हूं, सपोज CH2F COOH gives CH2F COO minus plus H plus, initially 1 0 0, equilibrium 1 minus अल्फा अल्फा अल्फा, तो आई हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन में 1 प्लस 0, यानी सिंपली 1 प्लस, ये तो आपकी आई से अल्फा निकालने के लिए। फिर दोबारा से लिखते हो CH2F COOH gives CH2F COO minus plus H plus, initially 1 0 0, equilibrium 1 minus अल्फा C अल्फा, तो KC इक्वल्स टू CH2F COO माइनस H प्लस अपॉन में CH2F COOH, या सिंपली C अल्फा डॉट C अल्फा अपॉन में C, या C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस, पुट करके वैल्यू निकाल लो। आई होप ये बात क्लियर है। तो प्रेजेंटेशन में प्लीज कृपया करके दोनों ही लिख लेना, 5 मिनट फालतू लगेंगे, लेकिन क्वेश्चन आपके सामने, प्रेजेंटेशन अच्छी कैरी करेगा। आई होप ये बात क्लियर है, सॉर्टेड है। प्लीज इस फाइल के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करोगे। अभी ग्रुप पे फाइल शेयर कर रहा हूं, और इसके साथ साथ रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपको जो मॉड्यूल मिला था फर्स्ट स्टार्टिंग के अंदर, उसमें वेंटो फैक्टर के क्वेश्चंस और जोन सी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस थे वो कर लेना। नहीं तो जो फाइल मैंने अभी ग्रुप पर शेयर करी कल, उसके पास्ट ईयर क्वेश्चंस को जरूर देख लेना, जो कि वेंटो फैक्टर या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से एसोसिएटेड। पक्का क्लैरिटी है? चलो।